में दुबे जी आज सर हैं, दुबे सर। ऐसा नहीं, हमने हिंदुस्तान में बहुत इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्रिएट किए हैं, आईएम्स, आईआईटीज, आईएसबी, लॉ कॉलेजेस, बड़ी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी, जेएनयू है हमारे पास, बहुत सारे संस्थान हैं जो एक्सीलेंस के सेंटर हैं। ये तो एक ऐसी तस्वीर है जो हमें दिखती है, लेकिन जब हम थोड़ा और नीचे आते हैं, क्योंकि बड़ा देश है, झड़ी लगी हुई कॉलेजेस की। दिल्ली से मेरठ के रास्ते में जाइए तो दोनों तरफ दाएं बाएं आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे। बेंगलोर में चले जाइए, नागपुर में चले जाइए तो कॉलेजेस की भरमार है। हमने बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी खड़ी कर दी हैं। इस पूरे को एसेस करें, ऐसा नहीं सब गड़बड़ ही हुआ, बहुत जगहों पे अच्छा हुआ, लेकिन एक डिवाइड क्रिएट हो गया बड़ा सा। आप कैसे इस पूरी शिक्षा की व्यवस्थाओं को देखते हैं, और जो बच्चे निकल के आ रहे हैं उनका स्तर आप कैसे देखते हैं? तो पहली बात तो ये है नीरज जी कि मैं मोटे तौर पर जो राजपूत सर बता रहे हैं उनसे मैं सहमत हूं, लेकिन ये भी एक तथ्य है कि चाहे नीरज वाजपेयी हो और अभय कुमार दुबे हो या जेएस राजपूत हो, हम सब लोग इसी शिक्षा व्यवस्था की देन हैं। और हमारे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो भले ही बहुत भव्य किस्म के शिक्षा संस्थानों में न पले हो, लेकिन फिर भी वो समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। अब लेकिन यहीं पे एक दूसरा प्रश्न आता है कि संविधान की दृष्टि से शिक्षा जो है वो राज्यों का विषय है। अभी आपने बताया था कि जो वैरायटी है, जो विविधता है और तरह तरह का माहौल है, उसकी वजह से शिक्षा में एक समरूपता नहीं है। लेकिन मैं ये साथ में ये कहूंगा कि कुछ एक ऐसी समस्याएं हैं जो समस्याएं शुरू से हमारी शिक्षा व्यवस्था को परेशान कर रही हैं, और उन समस्याओं को बार बार रेखांकित किया गया है। बार बार कहा गया है कि ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को हल कर देना चाहिए, लेकिन हमारे जो नीति निर्माता हैं और हमारे शिक्षाविद हैं और हमारा जो भारतीय अभिजन है, जिसमें राजनेता भी आते हैं, हमारे सांस्कृतिक अभिजन भी आते हैं, हमारे औद्योगिक जो सरबराह हैं वो भी आते हैं, इन सब ने मिलकर पता नहीं क्यों उन समस्याओं को जो बहुत बिल्कुल साफ तौर पे आंखों से दिखती हैं, उनको हल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पहली समस्या तो ये है, जो बचपन से मैं सुनता आया हूं और खुद भी उस बात को कहता रहा हूं, मेरे ख्याल से राजपूत सर भी उसकी तस्दीक करेंगे और आप भी तस्दीक करेंगे, कि हमारी शिक्षा व्यवस्था दुहरी है। एक स्तर वो है प्राथमिक शिक्षा का और माध्यमिक स्तर पर, जहां ज्यादातर बच्चे जो हैं वो भारतीय भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में, हिंदी में या अन्य भारतीय भाषाओं में उनका अध्ययन होता है। लेकिन जैसे ही वो उच्च शिक्षा के दौर में जाते हैं, उनको वहां पर अंग्रेजी शिक्षा उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। या तो वो बचपन से अंग्रेजी में पढ़ें, और जब उच्च शिक्षा में जाते हैं तो वहां पे एक बहुत बड़े विरोधाभास का सामना उन्हें करना पड़ता है। अब ये समझ में मेरी बात नहीं आती कि अगर अंग्रेजी बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है, तो जैसा कि दिल्ली में सरदार पटेल स्कूल है, जिसके अंदर बिल्कुल शुरुआती 2-3 कक्षाओं में हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती है और उसके बाद अंग्रेजी माध्यम की तरफ बच्चा चला जाता है, और वो जब सरदार पटेल स्कूल से निकलता है तो उसे थोड़ी बहुत काम चलाऊ हिंदी भी आती है, लेकिन वो मुख्य तौर पर अंग्रेजी बोलने वाला छात्र होता है, और उसको उच्च शिक्षा में जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इससे क्या होता है कि उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, वो नौकरी पाने योग्य छात्र होता है। यानी जब वो ग्रेजुएशन कर, जब स्नातक होगा, स्नातकोत्तर होगा, तो वो नौकरी पाने योग्य छात्र बनेगा। यहां पे हो क्या रहा है कि हमारे जो छात्र निकल रहे हैं, जो स्नातक हैं, वो अर्थव्यवस्था के बाजार में नौकरी पाने योग्य नहीं है। जिसको जो एम्प्लॉयबिलिटी कहते हैं, वो एम्प्लॉयबिलिटी हमारी शिक्षा व्यवस्था की बहुत ही कम है। मुझे उसका प्रतिशत अभी याद नहीं रहा, एक बार कुछ विशेषज्ञों ने उसका प्रतिशत भी निकाला था कि जो छात्र जो ग्रेजुएट होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, दरअसल उनको नौकरी पाने की उनकी संभावनाएं क्या होती हैं। तो ये जो समस्या है, उसमें एक बहुत छोटा हिस्सा तो जिन भव्य शिक्षा संस्थानों का आपने जिक्र किया, चाहे वो प्रबंधन के संस्थान हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के संस्थान हो, या वो डॉक्टरी पढ़ाने वाले संस्थान हो, वो तो उसमें पढ़ जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटा एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। ज्यादातर लोग दरअसल वही अनएम्प्लॉयबिलिटी का जो एक ढांचा है, उसी शिकंजे में फंसे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बड़ी अच्छी बात आपने कही सर कि एम्प्लॉयबिलिटी यानी रोजगार परक शिक्षा हो और मूल्य वाली शिक्षा हो। आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जब तक मैं था वहाँ पे, तब तक प्राइमरी स्कूलों में 5वीं तक बच्चों को ABCD भी नहीं पढ़ाई जाती थी। ये एक ऐसी विडंबना थी, मुझे कभी ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि जब बच्चे को
8वीं 10वीं में जाना है, जब उसको साइंस पढ़ना है, जब उसको और ऊपर कॉलेज में जाना है, तब वो कैसे पढ़ेगा, वो कैसे उनसे कोप अप करेगा, क्योंकि 5 साल का उसने गैप क्रिएट कर लिया है। ये क्यों था, आज तक मुझे इसका कोई लॉजिक, कोई सवाल समझ में नहीं आया। दूसरा एक जो अभी राजपूत जी ने हल्का सा इशारा किया कि मूल्यांकन प्रणाली, इसको मैं थोड़ा और विस्तार देता हूं, फिर इस पे आप लोगों की राय जानना चाहूंगा। अलग अलग बोर्ड हैं, यूपी बोर्ड अलग है, एमपी बोर्ड अलग है, आईसीएससी अलग है, एक सीबीएसई का अलग है, एक और इंटरनेशनल बोर्ड चलता है। तरह तरह के बोर्ड्स हैं, अलग अलग मूल्यांकन की व्यवस्थाएं हैं। कोई छात्र 60% पाके बड़ा ब्रिलियंट लगता है, कोई 90% पाके बड़ा एवरेज सा लगता है। फिर वो जब आगे जाते हैं तो उनके सामने समस्याएं खड़ी होती हैं। एक प्रॉब्लम ये। दूसरा जो टीचर्स के रिफ्रेशर कोर्सेज की बात है, जो अब शायद डाइट वगैरह बना दिए गए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स है टीचरों को बनाए, वो भी एक बड़ी समस्या है। तो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि जो मूल्यांकन की व्यवस्था हमारे यहाँ रखी गई है, वो भी एक समस्या है। दुबे सर पहले आप, फिर राजपूत सर आपके पास। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अब आप देखिए, जब मैंने दोहरी शिक्षा प्रणाली की बात उठाई, अगर अंग्रेजी हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, अगर हम एक बार ये राष्ट्रीय स्तर पर ये मान लेते हैं कि बिना अंग्रेजी के हमारा काम नहीं चलता, जो दरअसल हम मानते भी हैं, भारतीय भाषाओं की बात जरूर की जाती है, लेकिन उसके साथ में हमेशा ही घोषित अघोषित ये रहता है कि भाई बिना अंग्रेजी के हमारा काम नहीं चल सकता। तो हमें शुरू से बच्चों को बिना किसी भेदभाव के सबको अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए, ताकि भारतीय भाषाएं केवल मामूली किस्म की बातचीत के लिए ही रह जाएं और उनमें व्यक्ति बिल्कुल अपना समय खर्च ना करे। और चूंकि ज्ञान सारा अंग्रेजी में पैदा होता है, बाजार अंग्रेजी परक है, और तो उसमें अंग्रेजी पढ़ाइए सबको, बात खत्म हो गई। जिसको निजी तौर पर शौक होगा वो भारतीय भाषाएं पढ़ लेगा। अब सवाल इस बात का है कि क्या हम ऐसा करें, क्या हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसके पीछे मैं ये मानता हूं कि जो शुरू से मैकाले ने जो कहा था कि अंग्रेजी सब लोगों को नहीं पढ़ाई जा सकती, थोड़े लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी और उन्हीं के जरिए अंग्रेजी का ज्ञान जो है वो नीचे की तरफ आएगा, जो रिसाव करके धीरे धीरे करके आएगा। मेरे ख्याल से आजादी या तो सीधा कर दिया जाए कि उच्च शिक्षा भी भारतीय भाषाओं में होगी, अंग्रेजी को हटा दिया जाए। जो लोग तमिल में पढ़ रहे हैं वो फिर कक्षा 1 से लेकर और एमए तक और पीएचडी तक और उनकी डॉक्टरेट भी तमिल में होगी, सब तमिल में होगी और अपने अपने इलाके में वो लोग सीखेंगे। और दूसरी तरफ या फिर अंग्रेजी पर इतना अगर जोर है तो दोहरी शिक्षा प्रणाली की वजह से बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है और उस गड़बड़ी के कारण बहुत जो तमाम समस्याएं पैदा हो रही हैं। और नई शिक्षा नीति जिसको इतने दिनों तक बहस मुबाहिसे के बाद बनाया गया है, उसमें बहुत सारे अच्छे पहलू भी हैं। वो नई शिक्षा नीति भी इस समस्या का समाधान नहीं करती। एक तरह से वो इस समस्या को वैसा ही रहने देती है जैसे कि पुरानी शिक्षा नीति में था। प्रधानमंत्री और दूसरे लोग मन से कहते जरूर हैं कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा हो, लेकिन भारतीय भाषाओं में शिक्षा के लिए जिस प्रकार का एक नीतिगत ढांचा होना चाहिए वो नीतिगत ढांचा मौजूद नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि वो केवल अच्छी लगे बात इसलिए ही कहते हैं, नीतिगत तौर पर उसको जमीन पर नहीं उतारना चाहते। राजपूत सर, इस पे थोड़ा और मैं आपसे